नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूँ। आज के अपराध की घटना पुरानी नहीं है, लेकिन हालिया भी नहीं है, कोई 1 महीना पहले की है। प्रदेश अपना उत्तर प्रदेश, जिला आगरा। हुआ कुछ यूं कि 1 अप्रैल 2026 को आगरा के सैया थाना क्षेत्र में ग्वालियर हाईवे पर स्थित संकल्प मैरिज लॉन के पीछे की कॉलोनी बजरंग धाम कॉलोनी, उस कॉलोनी पर का अपना खेत है पीछे की तरफ। उसी खेत में रात में कुछ लोगों ने ये नोटिस किया कि यहाँ पर कुछ जलने की बदबू आ रही है। जलने का मतलब मांस जलने की। देखा गया तो वहां पर एक व्यक्ति का अध जला शव पड़ा हुआ था खेतों में। खैर, पुलिस को सूचना दी गई। सैया थाने की पुलिस वहां आ गई। पुलिस ने आकर देखा कि वहां ताजी ताजी पेट्रोल की अ, महक या बदबू जिसे कहते हैं वो आ रही थी, और नशे का सामान यानी शराब के टेट्रा पैक और उसके साथ खाने वाला जो चखना जिसे कहते हैं, चखना या जो कुछ भी फल फ्रूट नमकीन जो भी था वो कुछ बचा हुआ और संघर्ष के निशान थे। तो ऐसा लग रहा था कि जैसे यहाँ पर इस व्यक्ति की हत्या करने से पहले कुछ संघर्ष जरूर हुआ है। बहरहाल पुलिस ने लाश को कब्जे में लिया और उसके बाद जो सामान वहाँ मिला था वो जो कागज़ का टुकड़ा जिस पे कुछ फल और नमकीन के कुछ जो कुछ शेष बचा हुआ था वो, और बाकी जो सामान वहाँ पर और मिल सके जिससे ये साबित हो सके कि ये कहाँ का है क्या है, ये सब इकट्ठा किया और शव के पहचान की कोशिश की जाने लगी। पब्लिक से जानकारी की गई लेकिन कोई उसे वहाँ पहचान नहीं पा रहा था। बहरहाल एक चीज़ जो उसके शव के हाथ में थी उसमें लोकेंद्र और सोमवती ये लिखा हुआ था, तो ऐसा लग रहा था कि ये पति पत्नी है। इसका नाम लोकेंद्र है और पत्नी का नाम सोमवती है। बहरहाल उसकी इस फोटो और ख़ासकर हाथ में गुदे हुए इस गुदने, पुराना नाम इसका गुदना है, आज भी लोग ग्रामीण क्षेत्रों में गुदने का प्रयोग करते हैं। वर्तमान में इसने टैटू का रूप ले रखा है। पहले ये गुदने बहुत सामान्य रूप से नाम इत्यादि हाथ में लिखवाने के काम आता था। शरीर के किसी दूसरे अंग में ये उस जमाने में नहीं गुदने नहीं गुदाए जाते थे। खासकर लड़कियां, महिलाएं और शादीशुदा महिलाएं गुदने का प्रयोग बहुत ज़्यादा करती थीं और अपना और अपने पति का नाम गुदने से लिखवाती थीं। जैसे टैटू है उसको मिटाया नहीं जा सकता, और अब तो खैर उसको मिटाने के बहुत तरीके आ गए हैं, लेकिन गुदने से गुदी हुई चीज़ों को मिटाने का कोई तरीका आज भी नहीं है। बहरहाल वो उस पे लोकेंद्र और सोमवती लिखा हुआ था। पुलिस ने जो व्हाट्सएप ग्रुप पे हैं उनको ये मैसेज भेजा, इसके पहचान करने की अपील की, और जल्दी ही इसकी पहचान हो गई। 2 अप्रैल को खैरागढ़ रोड के रहने वाले मृतक के भाई शिवचरण ने ये पहचान की कि ये उसका भाई 29 साल का लोकेंद्र है, और वो घरेलू काम काज अपना जो खेती बाड़ी का काम काज है, कभी कभार जब खेती के काम बहुत ज़्यादा होते हैं तो मजदूरी का काम भी कर लेता है। उससे जो और जानकारी आगे इकट्ठा की पुलिस ने, जो उससे पूछताछ की, वो उसका आशय ये था कि घटना के पीछे का कारण या जो लोग उसमें शामिल हों उसको जानने की कोशिश की जाए। भाई शिवचरण ने ये बताया कि इसकी शादी 17 साल पहले इरादत नगर की रहने वाली सोमवती से हुआ था। इसकी 39 साल उम्र है और इसकी पत्नी की उम्र 35-36 साल होगी।
और इसके 4 बच्चे हैं, 3 बेटियां और एक बेटा। सबसे बड़ा बेटा जो है सबसे बड़ी बेटी वो भी 16 साल, 15 या 16 साल की है। यानी पूरा परिवार था, भरा पूरा परिवार था, लड़के लड़कियां सब इसके पास थे। लेकिन फिर ये हत्या क्यों हुई, किसने की, क्या रंजिश थी, इस परिवार से किसी की रंजिश हो, कोई पारिवारिक अदावट हो, कोई जमीन का झगड़ा हो, इन सब चीज़ों पर पुलिस ने केंद्रित करना शुरू किया। खैर सबसे पहले जो वहाँ चूंकि देहात का रास्ता था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज एक देहात उस रास्ते के कोने में एक ऑफिस में सीसीटीवी लगा हुआ था। तो सीसीटीवी फुटेज निकाली गई और फिर उसमें महेश और धर्मवीर, बाद में जिनकी पहचान 2 लोग, उसके साथ मृतक भी जाता हुआ दिखाई पड़ा। फिर पुलिस ने ये ढूंढना शुरू किया कि ये मृतक, ये जो 2 लोग उसमें दिखाई दे रहे हैं, ये कौन हैं। तो खैर पुलिस ने जो वहाँ पर चखना का कागज़ मिला था, वो कागज़ लेकर शराब के ठेके के, जो सबसे नज़दीक का शराब का ठेका था, उसके आसपास जो रेहड़ी लगाने वाले हैं, जो इस तरह का सामान सब बेचते हैं, शराब के साथ सेवन की जाने वाली सामग्री बेचते हैं, फल इत्यादि की दुकानें, हर देशी शराब के ठेके के अगल बगल आपको ढेर सारी इस तरह की दुकानें मिलेंगी। पुलिस ने दिमाग अप्लाई करके उस कागज़ को ठेले रेहड़ी वालों को दिखाना शुरू किया और उसमें उनको सक्सेस मिली। क्योंकि जो जिस कागज़ में ये लोग ये सामान देते हैं, वो रद्दी वाले से खरीद कर ले आते हैं। कभी कभी एक लॉट के पेपर होते हैं, जैसे 5 साल पुराना पेपर 1 किलो खरीद लिया, अपना काम किया। कभी कभी जो रद्दी में बिकने वाली कॉपियाँ होती हैं, जो अलग अलग एग्जामिनेशन की होती हैं, बच्चों की कॉपियाँ होती हैं, तो ज़्यादातर लोग ये पहचानते हैं कि वो उनके यहाँ से जो कागज़ गया है वो किस तरह का कागज़ होगा। खैर पुलिस ने उस कागज़ के टुकड़े को दिखाया तो उसकी पहचान हुई। देसी शराब के सेल्समैन ने भी उन दोनों में से एक की पहचान कर ली और दूसरे युवक ने, जो जिसके यहाँ से ये सामान शराब के साथ इस्तेमाल की जाने वाला, खाना खाए जाने वाला जो सामान था, उसका जो विक्रेता था, उसने भी उसकी पहचान कर ली। उन दोनों को सीसीटीवी फुटेज से जो स्टिल फोटोग्राफ निकाली गई थी वो दिखाई गई, तो दोनों की पहचान हुई महेश और धर्मवीर के रूप में। पुलिस ने महेश की कॉल डिटेल निकलवाई। उसमें सबसे ज़्यादा बातचीत करने वाला जो नंबर था वो लोकेंद्र की पत्नी सोमवती का था। पुलिस ने फौरन रेड करके घर पर सोमवती को गिरफ्तार किया। तो महेश, धर्मवीर और सोमवती हिरासत में लिए गए। सोमवती ने तो खैर कुछ नहीं बताया, लेकिन महेश ने अपना जुर्म कबूल कर लिया। पता ये लगा कि महेश प्रजापति उसका नाम था, वो लोकेंद्र के घर के पास ही रहता था। शादी के इतने सालों बाद सोमवती का महेश प्रजापति से चक्कर चल गया कह लें, प्रेम हो गया कह लें, या जो भी कह लें, उन दोनों में आपस में संबंध बन गए। धीरे धीरे जो लोकेंद्र प्रजापति के घर लोकेंद्र के घर महेश प्रजापति आने लगा। ये सब चीज़ें कभी नहीं छुपी हैं। अपराध की जितनी कहानियाँ, जितने किस्से, जितनी सत्य घटनाएं मैंने आपको बताई हैं, उन सब में देर से ही सही, देर सवेर इस तरह के संबंधों का पता लग ही जाता है। लिहाजा ये पता लोकेंद्र को लग गया। उसे ताज्जुब हुआ कि शादी के इतने सालों बाद भी ऐसा कुछ है। उसने फौरन सोमवती के घर वालों को बुलाया, बताया, उनको पंचायत कराई कि इससे परिवार की बदनामी होती है, हमारी बदनामी होती है, पड़ोस का रहने वाला है, पूरे मोहल्ले में बदनामी होती है, इसको ऐसा नहीं करना चाहिए। आप लोगों के घर की लड़की है, आप कृपा करके इसको इसके बारे में बताएं कि इसको ये सब बातें शोभा नहीं देती हैं। खैर जब पंचायत चली गई, पंचायत हट गई,
तो फिर सोमवती ने इस बात का झगड़ा लोकेंद्र से किया कि मेरी इज्जत तुमने सरेआम उतरवा दी है। तुम्हें ये बात सबसे कहने की क्या ज़रूरत थी? तुमने मेरे मायके वालों को ये बात क्यों बताई? लोकेंद्र ने कहा, भाई ये ऐसी बात है कि अगर सबकी जानकारी में न हो तो तुम पता नहीं कौन सा आरोप किसके ऊपर लगा दो। इसलिए मैं चाहता था कि सब लोगों को ये जानकारी हो जाए कि घर में ऐसा कुछ चल रहा है। इस बात से रुष्ट होकर पति के घर से जाते ही उसने अपने प्रेमी महेश से पूरी बात बताई कि आज अब हमारी कोई इज्जत, हमारे परिवार वालों की नज़रों के सामने, मोहल्ले के लोगों के सामने कोई इज्जत नहीं रह गई। और आज इसने सबके सामने हमारे तुम्हारे संबंधों का जिक्र करके और मेरे ऊपर आरोप लगाए और ये भी कहा कि इसको इन सब चीज़ों से दूर रहना चाहिए। मैं इससे बहुत व्यथित हूँ। मैं जो भी उसने शर्त लगाई हो और उसको राजी किया कि इसको रास्ते से हटाओ, नहीं हमारी और बदनामी ये घूम घूम कर कराएगा। खैर, लोकेंद्र ने फौरन इसकी हत्या की पूरी साजिश कर ली और फिर उसे लोकेंद्र को बहुत ही खौफनाक मौत दी। पूरी घटना जब उसने महेश ने पुलिस के सामने अपना कबूलनामा, अपना जो कन्फेशन है वो रिकॉर्ड कराया, तो उसने बताया कि 1 अप्रैल की सुबह 11 बजे लोकेंद्र जैसे ही घर से निकला, उसकी पत्नी ने इसकी जानकारी सोमवती ने इसकी जानकारी महेश को फ़ोन से दे दी कि वो घर से निकला है। इसके बाद महेश अपनी बाइक लेकर रास्ते में लोकेंद्र को मिला, उसे अपने साथ बिठाया, बोले तुमसे कुछ बात भी करनी है और आज हम लोग बैठकर कहीं पार्टी करेंगे। खैर, थोड़ी दूरी पर उसने पहले से तय कर रखा था कि उसका दूसरा साथी धर्मवीर भी खड़ा हुआ था उसी रास्ते पर, उसे भी बाइक पर बिठा लिया और महेश और उसका साथी लोकेंद्र महेश और उसका साथी धर्मवीर लोकेंद्र को देशी शराब के ठेके पर ले गए। वहाँ शराब खरीदने के बाद फल और पानी के पाउच, जो भी इसके अवयव होते हैं, पीने वालों को सब कुछ पता होता है कि फिर ठेके से लेने के बाद और क्या क्या चीज़ सप्लीमेंट्री के तौर पर ली जाती है, वो सब लेने के बाद ये लोग उसी खेत में, जो मैंने आप बताया कि बजरंग धाम कॉलोनी के खेत में बैठ गए, शराब पीनी शुरू कर दी। और धीरे धीरे धर्मवीर और महेश ये देखते रहे कि कब लोकेंद्र को नशा होता है। और जैसे ही वो नशे में ज़्यादा हुआ और महेश ने उसका गला दबाना शुरू किया, लेकिन जब उसने गला दबाना शुरू किया तो उसने उसका विरोध जब शुरू किया तो धर्मवीर ने उसके पैर को पकड़ लिया, उस पर बैठ गया और फिर तब महेश ने उसके गले को तब तक दबाया जब तक कि उसकी मौत नहीं हो गई। उसके बाद अपनी मोटरसाइकिल से पेट्रोल निकाला और पेट्रोल उसके ऊपर फेंक कर उसको जलाने की कोशिश की। जब उतने से पेट्रोल में बॉडी नहीं जली तो जो शराब के बाकी बॉटल्स या पाउच उसके पास थी वो उसके ऊपर उसने फेंका कि पूरा जल जाए, लेकिन वो पूरा जल नहीं सका। तब वो दोनों उस खेत में ही उसके शव को छोड़कर भाग खड़े हुए। पुलिस ने फौरन इस अज्ञात मामले की जांच के लिए टीमें लगाईं और फिर बहुत ही टेक्निकल और सूझबूझ से कि जो मौके पर मिला हुआ वो कागज़ जिसमें खाने पीने का सामान आया था, उसको सेल्समैन्स को दिखा के और सीसीटीवी फुटेज में बैठे हुए 2 लोगों की फ़ोटो दिखा के पहचान करवाई। और पहचान कराने के बाद जैसे ही उनके नाम पता लगे, उनको हिरासत में लिया गया, तो उनके मोबाइल की कॉल डिटेल से ये पता लगा कि मृतक की पत्नी से उनके इस तरह के संबंध हैं और तब जाकर इस पूरी घटना का खुलासा हुआ। खुलासे के बाद स्थानीय पुलिस ने इसकी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उनके सामने गिरफ्तार तीनों लोगों की, धर्मवीर, महेश और सोमवती, उनको उनके सवालों का जवाब देने के लिए वो तीनों उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उपस्थित रहे। आज की घटना, मतलब देखिए, आज तो बिल्कुल हद ही हो गई। वैसे तो ये अब नई बात नहीं रह गई कि पत्नियां अपने प्रेमी के साथ मिलकर पतियों की हत्या करा रही हैं।
ये बिल्कुल नई बात नहीं रह गई। और लगभग ऐसी 25 घटनाओं का पिछले साल 1.5 साल में मैंने किस्सा गोई की सीरीज़ में ज़िक्र किया है। ये सिलसिला शुरू हुआ था साहिल और मुस्कान के नीले ड्रम वाले किस्से से, मेरठ के। जब ये लोगों की जानकारी में आया, जब लोगों को इस तरह की घटनाओं पर ध्यान देने के लिए इस घटना ने, मेरठ की इस घटना ने मजबूर किया। पहले भी ऐसी घटनाएं हुई थीं कि प्रेमियों के साथ मिलकर पत्नियों ने अपने पति की हत्या की थी, लेकिन उसके बाद लोगों के मन में, जैसे वो कहते हैं ना कि मन के कोने में जो शंका होने लगी थी, इस तरह की सारी घटनाएं उभर कर मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से उजागर होने लगी। तो तब उसके बाद से जब घटनाओं का जो सिलसिला शुरू हुआ, बंद होने का नाम ही नहीं ले रहा है। अच्छा, ये हद हो गई। एक बात जो इसके पहले की घटनाओं में, इस घटना में हद हो गई, क्योंकि पहले की जो घटनाएं हुई थी उसमें नई नई शादियां होकर आई बहुओं ने, लड़कियों ने अपना पुराने अपने मित्रों का न तो मिलना जुलना छोड़ा, न उनसे बात करना छोड़ा। वो पुरानी यादें समेट कर पति के पास या नए घर में आईं, लेकिन उससे वो उबर नहीं पाईं। और जो लोग, जो पुराने उसके मित्र रहे होंगे, तो उनको ये लगता होगा भले मुझसे शादी नहीं हुई, लेकिन अभी भी स्कोप है। और फिर वो अपने अपने तरीके से उसको उकसाने लगे। और फिर वो ऐसी तिकड़म लगाने लगी वो लड़कियां, वो जो शादी होकर आई हैं, बहुएं, कि अपने पति की हत्या करा देती थी। एक के बाद एक के बाद एक ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं। लेकिन आज की घटना ने तो बिल्कुल हद ही कर दी। जैसा मैंने पहले ही कहा कि शादी के 17 साल बाद 4 बच्चे, 3 लड़कियां और 1 लड़का, इतनी पुरानी शादी, बाल बच्चे, इस्टेब्लिश्ड परिवार, इसके बावजूद भी सोमवती ने अपना दोस्त ढूंढ लिया, मोहल्ले में ही ढूंढ लिया, पड़ोस को ढूंढ लिया। और सबसे बड़ा कारक इस कनेक्ट का मोबाइल फ़ोन ही है। सारी घटनाओं में कि आप कमरे में बैठे हैं, आप किससे बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं, किस तरह से बात कर रहे हैं, ये घर वाले नहीं जान पाते। जो बात करने वाले लोग हैं वही जान पा रहे हैं। और फिर एक दिन जब कांड हो जाते हैं इस तरह से, तो अ, तब पता लगता है कि अरे ये तो पिछले इतने दिनों से आपस में संपर्क में है। खैर, लोकेंद्र को पता लगा, पति था तो उसको पता लगना ही था। उसने डांट डपट की, परिवार को बुलाया, पारिवारिक पंचायत कराई। और पंचायत करने के बाद इस पंचायत का इतना बुरा मान गई सोमवती कि उसने ये कहा कि मेरी इज्जत तुमने मेरे परिवार वालों के सामने, अपने परिवार वालों के सामने, मोहल्ले के सामने उतरवा दी है। और पंचायत खत्म होने के तुरंत बाद ही उसने अपने मित्र, पुरुष मित्र महेश से सारी घटना का जिक्र किया और ये कहा कि इसको रास्ते से नहीं हटाओगे तो हमारा तुम्हारा मिलना बंद, या अब हम लोग नहीं मिल पाएंगे। अब आप देखिए कि लोकेंद्र का अपने पत्नी के प्रति जो उसका प्रेम भाव था या उसकी सद्भावना थी, आप हाथ में लिखे हुए उस गुदने से ही उसका सहज अंदाज लगा सकते हैं कि उसने अपना और अपने साथ अपनी पत्नी का नाम गुदना, गुदना मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ कि अब इसे टैटू कहते हैं, लेकिन गांव देहात में आज भी ये प्रचलन में है। जो लोग भी देशज गांव के देहात के संपर्क में आज भी हैं, या जो उसी बैकग्राउंड से आए हैं, उनको सबको पता है कि गांव में जो पहले तो पढ़े लिखे लोगों की संख्या बहुत कम थी, लेकिन जो महिलाएं, लड़कियां जब शादी होके आती थीं तो गुदने वाला गांव में आता था। जब पूरे गांव को पता लग जाता था कि ये गुदने वाला आया हुआ है, तो फिर ऐसी शादीशुदा महिलाएं अपने हाथ में अपने पति के साथ अपना नाम लिखवा लेती थी। ये अमिट होता है, ये छूटता नहीं है। ये कभी, मतलब इसके स्किन के नीचे वाले हिस्से में वो जो भी केमिकल जिससे वो करते हैं, देसी केमिकल का कोई इस्तेमाल करते हैं जिससे गुदना, और बहुत ही रफ तरीके से लिखा हुआ होता है।
शरीर के और किसी हिस्से में ये गुदना नहीं गुदाया जाता। टैटू तो अब जाने कहाँ कहाँ लोग लगवा रहे हैं, जाने क्या क्या बनवा रहे हैं। तो आप क्रिकेट के मैदान पे देखें, बड़े बड़े क्रिकेटर पूरे शरीर में टैटू, शरीर का सत्यानाश करके रखा है। लेकिन टैटू है तो बस टैटू है, गर्दन में, गर्दन के बगल में, बाहों पर, हाथों में, पैरों में, जो कुछ भी दिख सकता है लोगों को, उन सब जगह वो टैटू बनवाए जाते हैं। लेकिन गुदना सिर्फ हाथ में, हाथ में सीधे हाथ की तरफ ज़्यादातर, और जहाँ प्लेन होता है वहीं पर, ताकि दूर से लोग उसे देख सकें, पढ़ सकें। तो फिर ये जो ट्रेंड चल रहा है ये बहुत ही दुखद ट्रेंड है। मैंने आज तक जितनी भी घटनाएं इस तरह की सुनाई हैं, आपने भी सुनी होंगी, उसके कमेंट में जाके देखिए। जो नौजवान लड़के हैं वो, किन्हीं किन्हीं ने तो कमेंट में ये लिखा है कि घर वाले शादी के लिए लड़की देख रहे हैं, अब तो शादी का नाम सुनते ही रूह कांप जाती है। पता नहीं कौन सी लड़की आएगी, किसका प्रेम संबंध अपने साथ मेरे घर ले आएगी, और कब मैं नीले ड्रम में बंद मिलूँगा, कब मेरी हत्या हो जाएगी। ये सोच सोच के, क्योंकि ऐसा ट्रेंड पहले नहीं था। ये जब आपका मोबाइल फ़ोन आया है पिछली शताब्दी के अंतिम दशक में, 90 के बाद, उसके बाद से इस तरह की घटनाएं अब भारी, बहुत बड़ी संख्या में, लगभग रोज़ ही हो रही हैं। और मैंने बहुत ढेर सारी किस्सा गोई की ऐसी घटनाओं में बताया है कि अब तो कुंडली मिलाने का चलन ही ख़त्म हो गया है। क्योंकि मुस्कान और साहिल, मुस्कान और सौरभ जिनकी शादी हुई थी, उनके 26 के 26 गुण मिल रहे थे। लेकिन आपने देखा कि क्या किया मुस्कान ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर, ऐसी निर्मम हत्या की, ऐसी नजीर हो गई कि जाने कितने हजार मीम्स नीले ड्रम पर बने होंगे। उसके बाद तो फिर लाइन लग गई। तो कुंडली उंडली मिलाने का कोई मतलब रह नहीं गया। सारे गुण मिलने के बाद भी ये जो नई नई पत्नियां घर में आ रही हैं किसी शादी ब्याह हो के, वो अपने प्रेमियों से मिलकर पतियों की हत्या करा रही हैं। अब तो बस ये है कि आप लड़के लड़की दोनों की सीडीआर मंगवाइए, कॉल डिटेल देखिए, किससे किससे बातचीत होती है, एक दूसरों को बताइए कि हम इससे बात करते हैं, हम इससे बात करते हैं। लड़का भी बताए, लड़की भी बताए मेरे कैसे संबंध हैं, ताकि शक शुबहा की कोई गुंजाइश न रहे। और नाम नहीं बताना चाहती हैं तो जिस नंबर से बाकी सबके संपर्क में थे, शादी के तुरंत बाद उस नंबर से मुंह मोड़ लीजिए, उस नंबर को बंद कर दीजिए, नया नंबर लीजिए, नया सेट लीजिए, परिवार वालों का सबका नंबर उसमें फीड करिए, उनसे बात करिए। और अगर फिर भी नंबर ढूंढ कर कोई पुराना मित्र या पुराना संपर्की आपको फ़ोन कर देता है या इस तरह की बातें करता है, उससे क्षमा मांग लीजिए। अगर आपको अपना वैवाहिक जीवन सुखपूर्वक बिताना है, मतलब आज की घटना ने मतलब एक बार फिर समाज को झकझोर दिया है। 17 साल पुरानी शादी, बताइए, 4 बच्चे, स्थापित परिवार, और उसके बावजूद लोकेंद्र की हत्या का जो ये मामला आया है, उसकी पत्नी सोमवती, प्रेमी और महेश, ये सब जेल चले गए। जिसके लिए उन्होंने ये किया कि पति को हटा देंगे रास्ते से तो हम दोनों आराम से रहेंगे, दोनों ही जेल में हैं और जेल में ही रहेंगे। ये पूरा प्रसंग आप चाहें तो सामाजिक चेतना की तरह आप इसको समझ सकते हैं कि शादी के बाद पुराने संबंधों से दूरी, पारदर्शिता और वैवाहिक मर्यादा बनाए रखना आज के लिए बहुत ज़रूरी हो गया है। ये समझना बहुत ज़रूरी हो गया है, वरना ऐसे ही वैवाहिक संबंध टूटते रहेंगे और ऐसे ही जो पति हैं उनकी हत्या होती रहेगी। आशा है आप मेरी इन सब बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।